हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्त हमने देखा था कि जो बजट का एलोकेशन होता है, जो बजटिंग होती है, उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। आज वाले वीडियो में हम डॉक्टर के एन झा जी से डिस्कस करेंगे कि जो बजटिंग होती है ब्रांड बिल्डिंग बनाने के दौरान, वो कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ बजटिंग इन ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि बजटिंग के कितने टाइप होते हैं और इसको कितने टाइप से इसका निर्धारण किया जाता है बजटिंग को। यह एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। मार्केटिंग में, स्पेशली मार्केटिंग में जो ब्रांड में काम करते हैं या एडवर्टाइजमेंट के फील्ड में काम करते हैं, मैं दिल से बताऊं कि हर ब्रांड मैनेजर का यह उद्देश्य होता है या दिल की चाहत होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट मिले। हर मार्केटिंग वाले का ये ऑब्जेक्टिव होता है, चाहत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बजट मिले। लेकिन मैनेजमेंट के पास कांस्टेंट होता है कि हम किस आधार पर बजट करें। उसको देखते हुए जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में डिफरेंट टाइप के बजट के सिद्धांत, बजट बनाने के सिद्धांत अवेलेबल हैं। उसमें से कुछ के बारे में आपको मैं बताता हूँ। पहला जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड ये है कि जितना आप सेल करेंगे उसी रेशियो में उस परसेंट, उसमें वो 1% आपको बजट का एलोकेट होता है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी 5 करोड़ रुपया सालाना टर्नओवर है, कंपनी की टर्नओवर 5 करोड़ रुपया है और कंपनी 3%, 2% या 5% के हिसाब से बजट एलोकेट करती है। और यहाँ हम मान लेते हैं कि कंपनी 5% के हिसाब से बजट एलोकेट करती है। तो 5 करोड़ का 5% आप निकाल लीजिए, 25 लाख रुपया उस प्रोडक्ट के लिए बजट हो गया। तो ये बजट आपको 5% हुआ। लेकिन इसमें ये बहुत ही रैशनल बजट का सिद्धांत है। लेकिन इसमें कभी-कभी यह प्रश्न उठता है कि यह ग्रॉस पे आएगा या नेट वैल्यू पे आएगा। तो इसमें ब्रांड मैनेजर को और मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि ये ग्रॉस में होगा कि नेट वैल्यू पे आएगा। दूसरा इसमें ये आता है कि ये बजट जो एलोकेट होगा, जीएसटी होगा या विदाउट जीएसटी होगा। कई चीजों में जीएसटी जैसे कंपनी को वापस नहीं मिलती है, कई चीजों में मिल जाती है। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जीएसटी 5 से लेकर के 5, 12, 18, 28% तक है और एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में मैक्सिमम आइटम में 18 से 28% का जीएसटी का अट्रैक्शन होता है। तो एक ये भी महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा बजट है एफोर्डेबल बजट। एफोर्डेबल बजट बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म का बजट है। इसमें आप ऐसे सोच सकते हैं कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो सोचती है कि हम पूरे साल में 500 करोड़ का टर्नओवर मेरा है, तो मैं 2 करोड़ रुपया या 3 करोड़ रुपया हम देंगे। आप कोई भी एक्टिविटी आप अपना कीजिए जो आपके इंडस्ट्री के हिसाब से सूट करता है। वो मैनेजमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, सेल्स डिपार्टमेंट को एलोकेट कर देती है कि हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, आपको इतना क्वांटिटी हमें देना है, इतना रियलाइजेशन देना है, हम आपको 5 करोड़ रुपया देंगे, आप जहां भी आपको करना है आप कर लीजिए। इसका छोटा सा स्वरूप आपको मैं बता दूं कि जैसे हमारे सीमेंट इंडस्ट्री में होता है कि हम बताते हैं कि हम डीलर मीट करेंगे, रिटेलर मीट करेंगे, या स्टील इंडस्ट्री में होता है डीलर मीट करेंगे, रिटेलर मीट करेंगे। तो उसका बजट हम बता देते हैं कि पर डीलर, पर रिटेलर हम आपको 1000 रुपया देंगे, 500 रुपये खाने का, 500 रुपये का गिफ्ट। डीलर के में हम 2500 रुपया देंगे, 1000 का गिफ्ट, 1500 रुपये में 1000 खाने पीने का, 500 रुपये में इंटरटेनमेंट में करते हैं। इस तरीके से ये एफोर्डेबल बजट के माध्यम से जो बजट जो है, उस तरह से मार्केटियर या ब्रांड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं उसमें, जो इस प्रिंसिपल के तहत जो बजट एलोकेट किया जाता है। एक इसके बाद का जो बजट का मेथड है, होता है यूनिट सेल्स प्राइस मेथड। यूनिट सेल्स प्राइस मेथड ये है कि आप जितना भी यूनिट बेचते जाएंगे, मैनेजमेंट ये डिसाइड कर देती है कि जितना यूनिट बेचते जाएंगे उसके हिसाब से हम आपको बजट दे देंगे। मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट 1 रुपये का है और वो 5 पैसा उसमें बजट एलोकेट किया गया है, तो 5 पैसे के हिसाब से जितना आप बेचेंगे उतने पे आपको वो मिलता चला जाएगा, उस क्वांटिटी पे मिलता जाएगा, आप करते चले जाएंगे। ये एक हिसाब से बहुत ही अच्छा है, कारण इसमें
कंट्रोल रहता है कि आप बजट को कंट्रोल, जितना आपने बेचा है उतना ही आप बजट खर्च करेंगे। जबकि हमने पहला मेथड जो बताया था परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड में, उसमें क्या होता है कि बजट चूंकि एलोकेट हो जाता है पास्ट और फ्यूचर सेल्स के बेसिस पे, तो सेल हो न हो बजट खर्च हो जाती है। लेकिन इसमें यह है कि यूनिट सेल्स आप बेचते चलिए, आप अपना खर्च करते चलिए, जितना बेचेंगे उतना आपको मिलता चला जाएगा। बजट में कुछ इंडस्ट्री में एक और भी सिद्धांत है, उसे कॉम्पिटिटिव पैरिटी थ्योरी बोलते हैं। कॉम्पिटिटिव पैरिटी थ्योरी का आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके कंपटीटर क्या खर्च कर रहे हैं, किस लेवल पे खर्च कर रहे हैं। जैसे टीवी इंडस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की आप बात करें, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री टीवी के सेट पे 2% या 3% का बजट अपने नेट प्रॉफिट में से 3% एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग करती है। इसी तरह के सीमेंट इंडस्ट्री में 20 से लेकर के 40 रुपया प्रति टन प्रति वर्ष के हिसाब से बजट का स्पेंडिंग करती है। तो ये भी एक इसमें ये फायदा होता है कि आपको ये पता है कि हम इतना टन बेचेंगे तो हमें इतना पैसा मिलेगा और इतना हम खर्च करेंगे। और इसमें चूंकि इंडस्ट्री बड़ी होती है, तो इंडस्ट्री बड़ी में सभी लोगों का ये अनुभव के आधार पर बना रहता है, तो बड़ा रियलिस्टिक होता है। लेकिन कभी कभी इसमें ये होता है कि यदि कोई स्मार्ट प्लेयर निकल गए तो वो आपको डिच कर सकता है इन द सेंस कि कोई 15 रुपये 30 रुपये का मान लीजिए कि फाइनल बजट हुआ इंडस्ट्री का, तो और किसी ने अपना बजट, आप उसको, उन कंपटीटर को मालूम है कि आप 30 रुपये में क्या क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने अपना बजट 40 रुपया कर लिया और बाजार में एड स्पेंडिंग बढ़ा करके अपनी मार्केट शेयर बढ़ा लें, अपने सेल्स बढ़ा लें। तो प्रैक्टिकल तो माना जाता है, लेकिन कभी कभी इसकी ये कमियां बाजार में देखने को मिलती है। क्वांटिटी मेथड, ये मेथड बहुत ही साइंटिफिक मेथड माना जाता है बजट का। क्वांटिटी मेथड ये है कि जो आपके हिस्टोरिकल डाटा हैं या फ्यूचर्स, जो जिसपे आपको फ्यूचर जो फोरकास्ट सेल है जिसपे कि आपको बजट निर्धारित करना है, उस फिगर को मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंट जो टूल्स हैं, कोरिलेशन, रिग्रेशन, मीन, मीडिया, जितने तरह के टूल्स हैं, उस हिसाब से उसमें डाटा को उस स्टैटिस्टिकल टूल में डाल करके क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके एक निकाल दिया जाता है। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये मेथड उतना ज्यादा पॉपुलर अभी नहीं हो पाया है और उतना ज्यादा ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सी लूपहोल्स होते हैं इस मेथड्स में। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, बाहर में तो ये बहुत सक्सेस हो रहा है, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत तरह के इसमें लूपहोल्स होते हैं, उतना ज्यादा सक्सेस नहीं हो पा रहा है। फिर भी मल्टीनेशनल कंपनी बहुत हद तक इस मेथड को इंडिया में अपनाती है, क्योंकि आप सीमेंट के प्लांट में रहे हैं, आप हैं सीमेंट के प्लांट में हैं, तो आप जानते होंगे कि बहुत कंपनियां अपनी लॉजिस्टिक को ओआर मॉडल के आधार पे डिस्पैच करती है, मटेरियल को डिस्पैच करती है। ओआर मॉडल जो ऑपरेशन रिसर्च मॉडल है, उसमें ये होता है कि आपका बाजार का प्राइस दे दिया जाता है, उस बाजार की में आपको सामान पहुंचाने में क्या आपकी फ्रेट लगती है, उस बाजार में आपका डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस क्या है, प्लांट से दूरी क्या है, ये सब देखने के बाद वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ये निकल के चला आता है कि कौन सा मार्केट आपके लिए अट्रैक्टिव है और कौन सा मार्केट आपके लिए अनअट्रैक्टिव है या अट्रैक्टिव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ये क्वांटिटेटिव जो बजटिंग मेथड है, वो हमारे हिसाब से इंडिया में अभी बहुत ज्यादा सूट नहीं कर रहा है, कारण यहाँ का इन्वायरमेंट कुछ अलग है। और मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये एक्सपेरिमेंटल मेथड अभी काफी प्रचलन में है। कई ऐसे बिजनेस ग्रुप हैं, समूह हैं, जहां काफी अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, वो अपने अनुभव के आधार पर एक बजट फिक्स कर देते हैं कि नहीं, ये एक्टिविटी इस इंडस्ट्री में नहीं चलेगी, ये इंडस्ट्री में ये एक्टिविटी चलेगी, ये एक्टिविटी होती है, ये चीज हमें करनी चाहिए और हमें ये फायदा मिलेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटल मेथड में एक ये कमी कभी कभी ये देखने को मिलता है कि चूंकि ये टॉप लेवल पे ही ये डिसाइड होता है, तो बायसनेस आ जाता है, ग्राउंड की चीजें उसमें सम्मिलित नहीं हो पाती है, और ये आपका सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ, इसकी जिम्मेदारी डाउन दी लाइन नहीं रहती है, टॉप तक चली जाती है कि टॉप में ही है कि सक्सेस हुआ नहीं हुआ, और उसकी आउटकम नीचे तक नहीं आती। अभी तक हमने विभिन्न प्रकार के बजट के सिद्धांतों को आपको बताया, लेकिन इन सब सिद्धांत अपने आप, ये सभी सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसीलिए बजटिंग के क्षेत्र में एक टोटल अप्रोच सिद्धांत, टोटल अप्रोच थ्योरी
का जन्म हुआ। इसमें ये बेसिकली सभी जो पहले जितने हमने वर्णन किए हैं सिद्धांत, उस वर्णन उसमें से सिद्धांतों में से निकाल करके एक निचोड़ है। इसमें सभी चीजों को समाहित किया गया है और प्रैक्टिकली इसी आधार पर बजटिंग होती है। इसमें इन तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। आपकी प्रोडक्ट की पास सेल क्या रही है, मान लीजिए जैसे हमारी 2019-20 की सेल हमारी 1 लाख टन है और हमने 5 करोड़ रुपया खर्च किया है, और 2020-21 में हमारी सेल 80,000 टन है और हम 6 करोड़ का बजट रखेंगे, तो ये थोड़ा सही नहीं बैठेगा। इसलिए पास्ट सेल्स और पास्ट बजट, फ्यूचर सेल फोरकास्ट, फ्यूचर में हम क्या सेल करने जा रहे हैं, ये मार्केट का ग्रोथ, हम क्या आने वाले समय में नए मार्केट में जाने वाले हैं या नया प्रोडक्ट लेकर के आने वाले हैं। मार्केट इन्वायरमेंट, मार्केट का इन्वायरमेंट कैसा है, कॉम्पिटिटिव है या आप मोनोपोली मार्केट में जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। आपकी सेल्स फोर्स की स्ट्रेंथ कैसी है, यदि सेल्स फोर्स की स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा है तो आपको एड स्पेंडिंग ज्यादा करना पड़ेगा, कारण उनकी टूरिंग होगी ज्यादा, उनकी मार्केट विजिट ज्यादा होगी, उनके पास काउंटर ज्यादा होंगे। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेल्स बजट इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। यदि आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यदि आपके डीलर, रिटेलर या सब डीलर, सब रिटेलर बहुत ही मजबूत हैं, तो आपका एड स्पेंडिंग कम होगा, और यदि ये कमजोर हैं तो एड स्पेंडिंग आपका ज्यादा होगा। क्योंकि जो आपके बिजनेस एसोसिएट होते हैं वो एक हिसाब से कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं बाजार में, और आपको एक वो उनका जो रेपुटेशन होता है वो रेपुटेशन आपके ब्रांड के साथ जुड़ जाता है और दोनों चीज मजबूत होकर के बाजार में दिखती है। ऐसे में आपकी एड स्पेंडिंग कंपैरेटिव कम होती है यदि आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है, नेटवर्क यदि वीक है। कारण वीक होने पे क्या होगा कि आपकी जो ताकत है, वीक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होने पे आपकी ताकत भी वहां पे जाकर कमजोर हो जाएगी। आप मजबूत होने के बावजूद बाजार में कमजोर दिखेंगे। जो आपके लास्ट माइल में डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं, लास्ट माइल में रिटेलर बैठे हुए हैं, लास्ट माइल में आपके जो रिटेलर या सब रिटेलर बैठे हुए हैं, वहां पे आप कमजोर दिखेंगे। एक सीजनल फैक्टर भी होता है किसी भी एड स्पेंडिंग में, कि आप कौन सा, किसी सीजन में एड में स्पेंडिंग कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। यदि आप ठंडी में कूलर का यदि प्रचार करेंगे तो आपको ज्यादा प्रचार करना पड़ेगा, तभी माल आपका बिकेगा। और गर्मी में यदि आप हीटर का प्रचार करेंगे, हीटर का सेल करने के लिए आपको ज्यादा प्रचार करना पड़ेगा। इसी तरीके से रीजनल फैक्टर होता है, कि रीजनल फैक्टर ये होता है कि यदि हम नॉर्थ इंडिया में या नॉर्थ इंडिया के गाँव में इडली और डोसा का प्रचार करने के लिए निकलेंगे, किसी ब्रांडेड के लिए करेंगे जाएंगे, तो हमें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा प्रचार करना पड़ेगा कि ये साउथ का इडली डोसा, फलाने ब्रांड का डोसा इडली है, इन कंपैरिजन टू यदि हम नॉर्थ के किसी रेस्टोरेंट का हम प्रचार करें तो कम आएगा, इस पे एडवर्टाइजिंग का खर्च आएगा, कम आएगा। एक है अवेलेबिलिटी ऑफ मीडिया एंड मीडिया मिक्स। अवेलेबिलिटी ऑफ मीडिया और मीडिया मिक्स ये होता है कि बाजार में हम एस्टिमेट करते हैं कि इस रेट पे मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे जिस डिफरेंट प्रोडक्ट में आप देखते हैं कि सप्लाई बढ़ जाता है, डिमांड कम हो जाता है, उसी तरीके से मीडिया के क्षेत्र में भी होता है। कुछ समय को आप छोड़ दीजिए, फेस्टिव सीजन छोड़ दीजिए, इलेक्शन का पीरियड छोड़ दीजिए, तो आपको आउटडोर में या वैन एक्टिविटी में बहुत सस्ते दरों में आपको मीडिया उपलब्ध हो जाती है। तो उस समय आपकी एड स्पेंडिंग आपकी कम होगी इन कंपैरिजन टू यदि आप पीक टाइम में, यदि आप फेस्टिव सीजन में कोई होर्डिंग लेते हैं, फेस्टिव सीजन में यदि आप टीवी एड लेते हैं, फेस्टिव सीजन में यदि आप वैन एक्टिवेशन में जाते हैं, तो आपका खर्चा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू यदि नॉन फेस्टिव में लेते हैं। तो उसमें ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट का नेचर क्या है। यदि आपका प्रोडक्ट का नेचर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, अपैरेल है, अपैरेल मींस कपड़े हैं, तो आपको फेस्टिव सीजन में इसकी डिमांड आएगी, तो आपको एड स्पेंडिंग उस पर बढ़ेगी। लेकिन यदि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो उसमें कम आएगी। यदि गाड़ी है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, तो ऐसा देखा जाता है कि फेस्टिव सीजन में लोग 4 व्हीलर 2 व्हीलर खरीदते हैं, तो उसमें स्पेंडिंग उस समय ज्यादा होती है। इसी तरीके से लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एड बजट को फाइनल करने के लिए, ये होता है कि डिफरेंट एजेंसी हैं मार्केट में, ICMR हैं, डिफरेंट मार्केटिंग रिसर्च एजेंसी हैं बाजार में, जो रिसर्च करती रहती है
कि किस इंडस्ट्री में कौन सा मीडिया इफेक्टिव है। तो उन मार्केट रिसर्च के अध्ययन को, रिपोर्ट को आप पढ़ें और उसको कंसीडर करते हुए उसको अपने बजट में स्थान दें कि हम यदि इस मीडिया के बजाय इस मीडिया में चले जाते हैं तो हमारा कॉस्ट कम होगा। जैसे अभी का एक एग्जाम्पल बता दूं कि अभी पिछले 9 महीने में ऐसा रिसर्च आया है कि जितने भी एड स्पेंडिंग है, एड स्पेंडिंग में डिजिटल मीडिया का स्पेंडिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है और होर्डिंग या वो आउट ऑफ होम मीडिया बोलते हैं, होर्डिंग या जैसे वैन एक्टिवेशन हो गया, इस सब टाइप की मीडिया का स्पेंडिंग कम हुआ है क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो होर्डिंग देखेंगे कैसे, लोग जमा नहीं हो सकते हैं तो वैन एक्टिवेशन का प्रोग्राम कैसे देखेंगे। तो डिजिटल मीडिया के माध्यम से, चाहे ऑनलाइन प्रेजेंस हो, चाहे ये फेसबुक हो, यूट्यूब हो, डिफरेंट मीडिया पर लिंक्डइन हो, इस पर प्रेजेंस में ज्यादा हुआ है और काफी तेजी से इनका शेयर बढ़ गया है। तो ये सब रिसर्च के माध्यम से आता है। तो मीडिया मैनेजर को इन सब तथ्यों को ध्यान में रख करके ही बजट को फाइनल करना चाहिए। और हमारे हिसाब से जो टोटल अप्रोच मेथड है ये बड़ा ही कंप्रिहेंसिव मेथड है और हर ब्रांड मैनेजर को, हर मार्केटिंग मैनेजर को टोटल अप्रोच की तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपने बजट को फाइनल करना चाहिए। धन्यवाद। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी कि कितने टाइप का होता है बजटिंग, जो कि ब्रांड बिल्डिंग में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।